हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके साइंस का 8th डे है और मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊं केमिस्ट्री का, कार्बन और इसके यौगिक। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, शायद आप में से अधिकतर बच्चों को पता होगा। और प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपको चैलेंज है, आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के पेपर में उठाकर किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन आप क्यों ना कर रहे हो, आप देख लेना कि सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही हैं, सब कुछ इस नोट से ही आना है, इससे बाहर किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक में नहीं आता। तो मैं अपना कुछ आपको प्रीवियस रिजल्ट बताता हूं। ये 2019 का रिजल्ट है, अभी 2020 में आपको वीडियो बना रहा हूं मैं। 2019 का रिजल्ट है ये, जिसमें बच्चों ने लाइव आकर अपना रिजल्ट बताया है। ऐसे 2018 में एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, टॉप लेवल के रैंक आप देख सकते हो। 2017 का टॉप लेवल का रैंक होल्डर्स बच्चे हैं। ऐसे 2016-15 के आप रिजल्ट देख सकते हो कि कितने टॉप लेवल के, ये तो टॉप लेवल के रैंक होल्डर है। आप सोचिए ओवरऑल गवर्नमेंट सिलेक्शन कितनी ज्यादा हुई होगी। तो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना कि जो चीजें बता रहा हूं बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं, और आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे आपका सिलेक्शन 100% एक बार में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। कार्बन। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 पे टिक कर देना डायरेक्ट। जैसे आपसे पूछे ना कार्बन की परमाणु संख्या, 6 पे टिक कर देना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2+4 होता है। यहां 2 नहीं लिखा हुआ, गलती से हट गया शायद, यहां 2+4 आएगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बच्चों 2+4 होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इन 3 पॉइंट से एक चीज तो क्लियर हो गई कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 6 को हम कैसे बांटेंगे, मैंने आपको प्रीवियस केमिस्ट्री में बताया था कि 2+4 से बांटेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2+4, और वैलेंसी क्या होती है तो लास्ट में आता है, लास्ट में 4 आ रहा है, 2+4 लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए इसका बैलेंसी जो है वो 4 है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब कार्बन उक्त वायु और यौगिक का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कहने का मतलब है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ, दहन का मतलब यहां पर ऑक्सीजन है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, याद रखना कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये पूरी लाइन ना लिख के आप सिंपल लिख सकते हो C+O2 CO2 कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्रीवियस आप जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें ये चीज कई बार आ चुका होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया बना देता है। आपसे एग्जाम में पूछा गया कौन सा जो गैस होता है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक कर देना। भूपट्टी में पृथ्वी के नीचे अगर देखा जाए कार्बन कितना पाया जाता है, तो भूपट्टी में जो कार्बन है वो 0.02% है। याद रखोगे भूपट्टी में पृथ्वी के नीचे कार्बन कितना परसेंट है, तो 0.02% है। ऐसे वायुमंडल में कार्बन कितने हैं, तो वायुमंडल में कार्बन है बेटा 0.03%। वायुमंडल में जो कार्बन है वो है 0.03%। तो पृथ्वी के नीचे कार्बन की जो प्रतिशत है वो 0.02% है, और वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत 0.03% है। कुछ कार्बन यौगिकों के नाम, कुछ कार्बन यौगिकों के नाम आपको याद करने हैं, जैसे एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन, ये सब कार्बन यौगिक के नाम है। और मैं आपसे कहूंगा मत याद करना। क्यों याद नहीं करना, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि अधिकतर चीज कार्बन से ही बनी हुई है, इसलिए कभी एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती है, क्योंकि अधिकतर चीज पृथ्वी पर जो है कार्बन से ही बनी हुई है मोस्टली, तो आपको ये बारे में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक में गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। आपको याद रखना है कि सहसंयोजी यौगिक, जो सहसंयोजी यौगिक होता है बच्चों, उसका गलनांक और क्वथनांक आपको पूछेगा। गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजी यौगिक का क्या होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, बराबर होता है, इस टाइप के कई ऑप्शन दे देंगे। तो सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। याद रखोगे सहसंयोजी यौगिकों का जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो निम्न होता है। इतना याद रखोगे, इसके अलावा इस पॉइंट में और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद करना है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन कम सुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, वो विद्युत के कम सुचालक होते हैं। सुचालक तो होते हैं लेकिन विद्युत के कम सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इतना याद करना है बस, सहसंयोजी यौगिकों को विद्युत के कम सुचालक होते हैं, बस यहीं तक याद करना है, इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है।
विभिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता उनके इलेक्ट्रॉन संयोजकत्वों की संख्या पर निर्भर करता है। आपको शायद याद होगा मैंने आपको संयोजकता की परिभाषा बताई थी। संयोजकता का मतलब होता है, शायद आप चेक कर लो वीडियो नंबर 4 D4 का वीडियो चेक करना, मैंने आपको संयोजकता की डेफिनेशन बताई थी। संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन संयोजन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संयोजकता की संख्या। तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, पॉइंट नंबर 11। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक चीज बार बार क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि इसका रीजन क्या है, जो कार्बन है वो एक एटम भी है, तो एटम में भी कवर हुआ था कार्बन, और कार्बन का एक चैप्टर दिया हुआ है, इसलिए कार्बन में भी है, इसलिए दो दो बार एक चीज आ रही है, तो आपको इससे रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, आपको याद रखना है उत्कृष्ट गैस क्या होता है। उत्कृष्ट गैस वो गैस होती है बच्चों जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे रहते हैं। आयनिक यौगिक बनने वाले तत्व तो सबसे बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका हास्य करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। देखो उत्कृष्ट गैस क्या होता है, जिसकी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, बाहरी कक्ष, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फुल होती है, या तो 8 होगी या 8 होगी लास्ट में, याद रखना लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और ये भी आप चेक कर लेना, ये भी पहले कवर हो चुका है, तो आप चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 13 इसे आप स्किप कर सकते हो क्योंकि नोबल गैस ही उत्कृष्ट गैस होता है, तो पॉइंट नंबर 13 भी आप स्किप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं, C+4- ऋणायन बना के 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। जो C4-, अब माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब होता है बच्चों, ये जो माइनस आप देख रहे हो, इस माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दूसरों से प्राप्त करना। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले, कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन को 4 अगर और मिल जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही उसके बाद टोटल कार्बन के पास, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी और से ले ले तो उसको 6 तो पहले थे, 4 और आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कार्बन जो होता है वो ऋण आयन नहीं बनाता। याद रखोगे, इस पूरी लाइन का एक ही मतलब है, जो C4- ऋण आयन नहीं बनाता, कार्बन ऋण आयन नहीं बनाता, ये याद रखना, बस इतना याद रखना। ये पूरी लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये याद रखना है कि कार्बन C4- ऋण आयन नहीं बनाता। ऐसे ये याद कर लो कि कार्बन C4+ धनायन भी नहीं बनाता, ना वो ऋणायन बनाता ना वो धनायन बनाता है, दोनों ही नहीं बनाता। कौन? कार्बन। वो बनाता है सहसंयोजकता आबंध, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसे। अब सहसंयोजित आबंध, पहले 2 बात याद हो गई कि कार्बन ना तो ऋणायन बनाता है और कार्बन ना तो धनायन बनाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है? इसके अलावा कुछ मत याद करना, फालतू के टाइम पर वेस्ट मत करना। नेक्स्ट क्या है, कार्बन अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन संयोजन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करता है। क्या मतलब है? देखो इसका मतलब क्या है, कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है उसको बोलते हैं सहसंयोजकता आबंध। जो ऊपर आया था, अभी देखो कहीं पर आया था सहसंयोजक आबंध, ये रहा सहसंयोजिक यौगिक आया था ना, तो कार्बन एक सहसंयोजी यौगिक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन कौन सा यौगिक है, तो आप टिक करोगे सहसंयोजी यौगिक। क्यों सहसंयोजी यौगिक क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी। कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। एक तो कार्बन वर्ड अंडरलाइन कर लेना, ये कार्बन वर्ड अंडरलाइन कर लेना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। बस इतना ही आपको याद करना है, इसके अलावा फालतू चीज याद मत करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब समान प्रकृति अथवा समान प्रकृति वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी बंद होते हैं उसे संयोजक बंध कहते हैं। देखो वही चीज आ गई क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यही तो मैं आपको तब से बता रहा हूं। तो कार्बन एक सहसंयोजी आबंध है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो देखिए इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने वालों को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध होता है। 3 बातें याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और कार्बन जो होता है बच्चों वो सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लुईस संकेतन किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए लुईस संकेतन, ये लुईस संकेतन क्या था? लुईस संकेतन ये था, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ना कार्बन को, बॉन्ड को। ये होता है सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड एकल आबंध, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड
ये देखिए, ये है सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और या तो फिर ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डैश स्ट्रक्चर, और इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको लिखना थोड़ी आंसर, आपका तो एमसीक्यू आएगा। तो इसमें क्या याद करना है? इसमें याद करना है लुईस संकेतन, इसे बोलते हैं लुईस संकेतन। ये जो हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इनके बॉन्ड को, उस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया है? इसको हम लुईस संकेतन कहते हैं। याद रखोगे? लुईस संकेतन, बस ये वर्ड याद कर लो, लुईस संकेतन। पूरे 2 लाइन खत्म, केवल एक वर्ड में लुईस संकेतन खत्म हो गई। ठीक है, अभी 3 प्रकार के होते हैं बॉन्ड, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल आबंध, एक होता है दोहरा आबंध, और एक होता है तिहरा आबंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और तीनों के एक एक एग्जांपल याद कर लेना। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का एग्जांपल होता है ऑक्सीजन, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल होता है नाइट्रोजन। इसके अलावा आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताओ एक बार, इस जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या दिया गया है? लुईस संकेतन। याद रखोगे? और कितने टाइप के होते हैं? 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, आते हैं। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकारिक प्रयोग होता है। क्या मतलब है? आपके घर में एलपीजी वगैरह आता होगा, एलपीजी गैस आता है, सिलेंडर आता है ना, उसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा यूज होती है बच्चों। तो याद रखना, ईंधन में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? मीथेन का। तो केवल 2 वर्ड याद कर लो, ईंधन और डैश डाल के लिख लो मीथेन, कि ईंधन का संबंध मीथेन से, मीथेन का संबंध ईंधन से। उन ईंधनों के नाम बताओ जिनमें मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस कहां कहां यूज करते हैं? एक तो बायोगैस में, जो गोबर वगैरह से बनाता है, आगे पढ़ोगे आप। एक तो बायोगैस में, और दूसरा सीएनजी में। अभी बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी वगैरह जो होती है, उनमें यूज होती है मीथेन गैस। तो मैंने आपको एक चीज बताई, अगर ये याद करोगे ना, ईंधन का संबंध मीथेन से है, तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी तो ईंधन है ना। ईंधन में अधिकतर मीथेन गैस ही होता है। तो ईंधन मीथेन याद रखना, चाहे कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, ईंधन मीथेन गैस उगाया जाता है। आगे आता है जी, अपर रूप क्या होता है? जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक ऐसे रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण भिन्न हो किंतु रासायनिक गुण समान हो, तो उन तत्वों को अपर रूप कहते हैं। क्या होता है अपर रूप? अपर रूप होता है जिनके भौतिक गुण तो भिन्न हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। याद रखना, जिनके भौतिक गुण तो अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। दोबारा बताओ, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे, उसे हम बेटा अपर रूप कहते हैं। और कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लेटेस्ट डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अगर पेपर में आ जाए ना कार्बन के अपर रूप, तो 2 में टिक करना, अब 3 टिक करना, क्योंकि अब जो नई किताबों में आ रही है वो 3 लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा तो 2 है ही। तीसरा है बकमिंस्टर फुलरेन, बकमिंस्टर फुलरेन, जिसको हम शॉर्ट में C60 कहते हैं। C60, C4 कैट और 60 60, 6 और 0 60, तो C60। तो कार्बन के बच्चों 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और C60। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट के बारे में पूरी परिभाषा थोड़ी याद करनी है, पूरी परिभाषा याद करके क्या करोगे? ग्रेफाइट के बारे में एक याद करना, इसमें हमेशा ना 3 कार्बन, कितने कार्बन के 3 कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के 3 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही सतह पर होते हैं। तो ये सब मत याद करना, केवल इतना याद करना, ग्रेफाइट और डैश डाल के लिख लेना क्या? 3 अन्य परमाणु, 3 परमाणु के साथ ये जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? तो ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, ये चिकना होता है, ये पेपर पर काला चिन्ह छोड़ता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसका घनत्व 2.3 होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये विद्युत का सुचालक। और आप चेक करना प्रीवियस वीडियो, अगर आपने कॉपी बना रखी हो एक बार चेक करो, कॉपी में आपने लिख रखा होगा कि विद्युत का सुचालक बताओ। ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने धातु अधातु वाले में, चेक कर लेना एक बार। ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक हो, ग्रेफाइट उसका आंसर था। और ग्रेफाइट का डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व कितना होता है? तो आंसर दोगे 2.3। तो क्या क्या खासियत आपने याद करी? एक बार दोबारा तो क्या क्या खासियत याद करी? जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम होता है, चिकना होता है, काला रंग छोड़ता है, विद्युत का सुचालक होता है, और घनत्व जो होता है 2.3 होता है। अच्छा, ग्रेफाइट में एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 3 कार्बन। याद रखोगे? बस ये मेन चीज था। केवल मेन चीज पे फोकस करो, आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, अगर आप केवल मेन चीज पे फोकस करोगे, आपकी रैंक पक्का एक बार में आ जाएगी। अब हीरे के बारे में, हीरा जो होता है इसके गुणधर्म बताने बैठ जाऊंगा तो 4 पेज भर जाएगा। क्यों याद करें? एग्जाम में एक चीज याद रखो, हीरे में 4 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट में कितने बताए थे? ग्रेफाइट में 3 परमाणु जुड़ते हैं और हीरे में 4 परमाणु। तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा? एक जो समझदार बच्चा होगा वो केवल इतना याद करेगा, हीरा
और इक्वल टू में लिख लेगा 4 अन्य परमाणु, कि हीरे में 4 अन्य परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हीरे के गुण क्या है? ये पारदर्शी होते हैं, चमकीले होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये सब इसके हीरे के गुण हैं। एक कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसकी डेंसिटी 3.52 होती है। ठीक है, और ये झिलमिलाती है, हीरा प्रकाश में झिलमिलाता है, हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। तो ये सब इसके गुणधर्म है, आप चाहो तो याद कर सकते हो क्या क्या। और अधिकतर चीज आपको याद होगी हीरे के बारे में कि पारदर्शी होता है, कठोर होता है, इसका घनत्व 3.52 होता है, ये झिलमिलाता है, और ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो अधिकतर चीज मुझे लगता है इसमें याद होगी। इसमें बस एक चीज याद कर लेना कि इसका घनत्व 3.52 होता है, ये बहुत कम बच्चों को याद होता है। बाकी चीज तो मुझे लगता है कॉमन है, डायमंड के बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शुद्ध कार्बन का अत्यधिक उच्च दाब पर अनुभूत करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं। जी हाँ, आजकल संश्लेषित हीरों का बहुत प्रचलन है। संश्लेषित हीरे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं संश्लेषित हीरे? जो कार्बन होता है ना, उसको उच्च दाब एवं ताप पर, कार्बन को उच्च दाब एवं ताप पर अनुभूत करके, हीट करके, कार्बन को उच्च दाब और ताप पर हीट करके हम संश्लेषित हीरा बनाते हैं। याद रहेगा, कार्बन को उच्च दाब और ताप पर हीट करके हम क्या बनाते हैं? संश्लेषित हीरा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 29। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा वही है जो मैं आपको पहले समझाया था, बकमिस्टर फुल्लिन के बारे में। देखो बकमिस्टर फुल्लिन आ गया, क्या आ गया कि फुलरेंस कार्बन अपर रूप की श्रेणी है। दो तो आपको पहले बता दिए थे। कौन कौन से बताए थे? एक आपको बताया था कि वो ग्रेफाइट होता है, एक हीरा होता है, और एक फुलरेंस। तो फुलरेंस आ गया। उदाहरण C60, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में अवस्थित होते हैं। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा याद करना फुलरेन, और इसको C60 बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। तो एक चीज क्लियर रखो, ग्रेफाइट में कार्बन के 3 परमाणु जुड़े रहते हैं, डायमंड के अंदर कार्बन के 4 परमाणु जुड़े रहते हैं, और C60 में 60 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। और C60 का नाम कहां से आया? तो बच्चों C60 का नाम एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। C60 अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पे रखा गया। याद रखोगे, C60 का नाम मैंने आपको बताया था ना, बकमिस्टर फुल्लिन बताया था। C60 का एक्चुअल नाम है बकमिस्टर फुल्लिन। तो ये नाम कहां से आया? ये नाम आया अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो C60 है उसका नाम कहां से आया और उसका एक्चुअल नाम क्या है। तो एक्चुअल नाम है बकमिस्टर फुलर, और ये नाम कहां से आया? तो अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम से लिया गया है। नेक्स्ट है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। अब देखो एग्जाम में कैसा है हुआ, अभी 2018 में क्वेश्चन आया था कि कार्बन कार्बन के साथ ही आबंध बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है? आबंध। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं, कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। याद रखोगे, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन को चतुसंयोजी होने के कारण, कार्बन की वैलेंसी आपको 4 बताई थी, याद करो, कार्बन की वैलेंसी 4 बताई थी शुरू में स्टार्टिंग में। तो कार्बन को चतुसंयोजी भी कहते हैं, कार्बन को चतुसंयोजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चतुसंयोजी? क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। तो आपको यह भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन लगभग हर किसी के साथ यौगिक बनाता है। कार्बन लगभग हर किसी के साथ ही यौगिक बना लेता है। तो आवश्यकता क्या है मैं 4 चीजों को याद करूं? कार्बन लगभग सबके साथ ही यौगिक बना लेता है, इसलिए आवश्यकता नहीं कि आप अलग से याद करो कि वो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ यौगिक बनाता है। कार्बन लगभग सभी के साथ ही यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है बेटा संतृप्त कार्बन। ये संतृप्त क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त में थोड़ा सा फर्क समझ लो। संतृप्त कार्बन होता है एकल आवन। मत याद करो ये पूरी लाइन, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, केवल इतना याद करो, संतृप्त कार्बन होता है एकल आवन। जो एकल आवन होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और असंतृप्त होता है बेटा द्विआवन या त्रिआवन, जो दोहरा या तेहरा बंद होगा, जो 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ना, आप लिख सकते हो सिंपल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को असंतृप्त कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को संतृप्त कहते हैं। तो पूरी 2 लाइन में क्या याद करा आपने? देखो कितने बड़े बड़े आंसर लिखे हुए, लेकिन आपको याद करना है संतृप्त कार्बन इक्वल टू लिखो सिंगल बॉन्ड एकल आवन, और असंतृप्त कार्बन इक्वल टू में लिख लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। केवल इतना लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? समावयव। समावयव क्या होता है? समावयव होता है जब फॉर्मूला
समान आणविक फॉर्मूला लेकिन विभिन्न संरचना। फॉर्मूला सेम होगा, समान आणविक फॉर्मूला, जब फॉर्मूला सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो तो उसे हम समावयवी कहते हैं। समावयवी, क्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? जब फॉर्मूला तो सेम हो, समान फॉर्मूला हो लेकिन संरचना, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो तो उसे समावयवी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ये ब्यूटेन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ब्यूटेन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्यूटेन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी ब्यूटेन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो समावयवी क्या होता है? जब फॉर्मूला सेम हो, ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कॉमन है, फॉर्मूला सेम हो लेकिन संरचना अलग अलग हो। अब आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। जब फॉर्मूला बेटा सेम होता है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है तो समावयवी कहते हैं। क्या सर जी ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है? बिल्कुल नहीं। क्यों याद करोगे? ऐसे तो 1000 फॉर्मूले बन सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए यूज किया है कि समावयवी का मतलब क्या होता है। जब फॉर्मूला समान हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है बच्चों, तो उसको हम समावयवी कहते हैं। जिसमें फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज करा है, आप इसे याद मत कर लेना, केवल समझाने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंजीन। ये बहुत ज्यादा आता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला याद कर लेना। आप देख रहे होंगे इसमें कार्बन देखो 2 4 6 कार्बन है, दिख रहा है? जब 6 कार्बन हो और 6 ही हाइड्रोजन हो, 6 कार्बन हो और 6 ही हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ज्यादा आता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। क्या लिखोगे? C6 और H6। स्ट्रक्चर थोड़ी पूछेगा भाई, तुमसे स्ट्रक्चर थोड़ी पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, तुम्हें बस फॉर्मूला याद करना है बेंजीन का। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? C6 क्योंकि कार्बन 6 होता है और H6 क्योंकि हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन देखो नाम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जुड़ना, हाइड्रोजन और कार्बन का जुड़ना, देखो क्या लिखा हुआ है? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कितना सिंपल है। और मैं कहूं ये भी याद करने की आवश्यकता क्या है? सिंपल सिंपल बनवा अपने आप को। क्या? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो गया और कार्बन कार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब एग्जांपल देख लो, सारे हाइड्रोकार्बन देखो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो एग्जांपल छोड़ देना, आपको आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ दिख जाए तो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में फुल फॉर्म यही आ रही है, हाइड्रो और कार्बन। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया, आपको एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अभी हमने बात की थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शायद आपको थोड़ा सा याद आ जाए। या तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बताया था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया था जो सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड को बेटा एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। देखो अब 3 बातें बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एल्केन, क्लियर, सिंगल बॉन्ड और संतृप्त, तीनों का मतलब एक है। अगर एल्केन पूछे तो सिंगल बॉन्ड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे तो सिंगल बॉन्ड या एल्केन होगा। एल्केन, एकलाबंध और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीनों शब्द का मतलब एक ही है। क्लियर है? एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। एल्कीन दोहरा बंध, दोहरा मतलब डबल बॉन्ड, और इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 3 वर्ड का मतलब एक ही होता है। एल्कीन बोले तो आप डबल बॉन्ड पे टिक कर दो या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे टिक कर दो। और एक होता है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो कितना सिंपल है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो आप तीनों लिख लो, पहले एक जगह लिख लो और उसके आगे डैश, फिर तीनों के आगे डैश बना लो, एरो बना लोगे। इसमें लिख लो सिंगल बॉन्ड, इसमें लिख लो डबल बॉन्ड, इसमें लिख लो ट्रिपल बॉन्ड। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको, ताकि एक बार में दिमाग में बैठ जाए। एल्केन के आगे डैश डाल के लिखो सिंगल बॉन्ड, इसके आगे लिखो डबल बॉन्ड, इसके आगे लिखो ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसके आगे लिखो संतृप्त, इसके आगे लिखो असंतृप्त, इसके आगे लिखो असंतृप्त, क्योंकि ये दोनों असंतृप्त होते हैं और ये संतृप्त होता है।
आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको। ये इतनी बातें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो, तो मैं आपको सिंपल तरीके से, इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। केवल नोट्स लेके फायदा नहीं है, नोट्स को पढ़ना भी तो जरूरी है ना, तो पढ़ाने का तरीका आना चाहिए ना। तो क्या याद करना है? अब नोट्स कोई बच्चा लेके अगर चला जाए तो क्या याद करेगा? वो तो कुछ भी याद नहीं कर पाएगा। वो क्या याद करता रहेगा? इसको पागल हो जाएगा याद क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैंने क्या समझाया? एल्केन सिंगल बॉन्ड संतृप्त, एल्कीन डबल बॉन्ड असंतृप्त, एल्काइन डबल बॉन्ड असंतृप्त। खत्म हो गई बात इतनी सारी। आगे, दो यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होने पर रासायनिक गुण समान होंगे, इनके भौतिक गुण भिन्न होंगे। छोड़ देना, ये बात कॉमन सी बात है, इसे हटा देना। नेक्स्ट क्या है? जो पॉइंट आपके लिए जरूरी नहीं है उसे हटा देना। जैसे 43 बेकार पॉइंट है, आपसे काट देना, क्रॉस कर देना। आयन या आयनों का ऐसा समूह जो कार्बन यौगिकों को क्रियाशील बनाता है तथा उनके गुणों को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। हाँ जी, क्रियात्मक समूह बहुत ज्यादा है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और कई बार इसको हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह देखो क्या होता है? आयन का ऐसा समूह, आयन का ऐसा समूह जो कार्बन यौगिकों को क्रियाशील बनाता है। यहां तक याद करना है। क्या याद करोगे? आयनों का ऐसा समूह, यहां से शुरू करना। आयनों का ऐसा समूह मतलब ग्रुप ऑफ आयंस, आयनों का ऐसा समूह जो कार्बन को क्रियाशील रिएक्टिव बनाता है। कार्बन रिएक्टिव नहीं होता, कार्बन रिएक्टिव नहीं होता, उसको रिएक्टिव बनाना पड़ता है। तो कार्बन को रिएक्टिव कौन बनाएगा? कार्बन को रिएक्टिव बनाएगा आयंस। तो आयनों का ऐसा समूह जो कार्बन को क्रियाशील बनाए, रिएक्टिव बनाए, उसको हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल है। तो अभी एग्जांपल छोड़ देना, क्योंकि एग्जांपल अभी आगे भी आएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलिए पॉइंट नंबर आते हैं 45 पे। देखिए पॉइंट नंबर 45 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 45 जो है वो आपको याद रखना हेट्रो एटम। इसे हिंदी में कई बार विषम परमाणु कहते हैं। या तो आप हेट्रो एटम याद रखो या विषम परमाणु। अब सर ये हेट्रो एटम क्या होता है? देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, तो वो हेट्रो एटम है। जैसे देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो चीज दिख रही है, कार्बन हाइड्रोजन है, दो चीज है, लेकिन इनके साथ क्लोरीन है। तो बच्चों जो क्लोरीन है ना, ये हेट्रो एटम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी फॉर्मूले में कुछ और लिखा हुआ है तो वो हेट्रो एटम कहलाता है। क्लियर हो गया? इसमें क्लोरीन जो है हेट्रो एटम है। अब चलो इस फॉर्मूले में समझा देता हूं। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों ही है। अब ये जो है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, सारे वीडियो देखे होंगे, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड जो है वो विषम परमाणु है, इसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रो एटम याद हो गया। हेट्रो एटम होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो वो हेट्रो एटम के नाम से, विषम परमाणु के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों प्रक्रियात्मक समूह आपने ऊपर पढ़ा था। प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह 5 टाइप का होता है। पहला होता है हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 टाइप के बताए गए हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है प्रक्रियात्मक समूह, वो 5 प्रकार का होता है। प्रक्रियात्मक समूह 5 प्रकार का होता है। पहला हैलोजन। सर जी हम कैसे पहचानेंगे हैलोजन है? अगर लास्ट में क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, चलो 2 याद रखो, अगर लास्ट में क्लोरीन या ब्रोमीन है, Cl और Br है, अगर लास्ट में फॉर्मूले के लास्ट में Cl और Br है तो वो हैलोजन है। अगर लास्ट में OH है तो वहां पे अल्कोहल है। याद रखोगे, अगर लास्ट में क्या है OH तो वो अल्कोहल है। क्लियर हो गया? लास्ट में अगर O2H है, देखो O2 है, O 2 बार है, देखो डबल बॉन्ड है ना, तो O2 और H है तो वो एल्डिहाइड है। अगर फॉर्मूले के बीच में O है, ये फॉर्मूले के लास्ट में, देखो फॉर्मूले के लास्ट में है, ये फॉर्मूले के बीच में है। अगर फॉर्मूले के बीच में O दे रखा हो तो वो कीटोन होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है? अगर फॉर्मूले के लास्ट में C 2 बार O, OOH, COOH दे रखा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सर ये क्या पढ़ा रहे हो? हमारे तो कुछ पल्ले पढ़ा नहीं। बेटा ऐसा है एग्जाम में, देखो आपको फॉर्मूला दे देगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। हैलोजन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मैं आपको पहचान बता रहा हूं। भाई याद करने के लिए इसको याद करना पड़ता है 1.5-2 पेज में। मैं उनका टेबल बना दिया छोटा सा, ताकि आप एक साथ ही खत्म हो जाए। अगर फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर लास्ट में Cl और Br हो, हैलोजन पे टिक कर दो। लास्ट में OH है, अल्कोहल पे टिक कर दो। लास्ट में CO2 और H है तो एल्डिहाइड पे टिक कर दो। फॉर्मूले के बीच में O है तो कीटोन पे टिक कर दो। और फॉर्मूले के लास्ट में COO 2 बार अलग अलग लिखा होना चाहिए, OO अलग अलग लिखा होना चाहिए, OOH हो, लास्ट में COOH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आपको टिक करना। तो ये इनकी पहचान बताई गई है।
अब आइए समजातीय श्रेणी। क्या होता है समजातीय श्रेणी? तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल मेरी बात याद रखना समजातीय श्रेणी के बारे में। समजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान हो। जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान हो उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। क्या होती है समजातीय श्रेणी? जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान होता है उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी के लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पे सब कुछ आ जाएगा। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक ही समान सूत्र, इसका सूत्र एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका ये वाला होता है फॉर्मूला। ये देखिए, ये बताता हूं। फॉर्मूला इसका ये होता है बेटा CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है इसका। समजातीय श्रेणी का फॉर्मूला भी यही होता है। तो आप एक काम करना, समजातीय श्रेणी के ना आगे, समजातीय श्रेणी के आगे ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि सेम फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला एल्केन का भी है और यही फॉर्मूला समजातीय श्रेणी का होता है। समजातीय श्रेणी में हमेशा CH2 का अंतर होता है। दो क्रमागत समजात समूह में CH2 का अंतर होता है। तो पूरा मत लिख लेना, केवल CH2 याद रखो ना भाई, आप CH2 याद रखो बस। CH2 का अंतर होता है बस। अगला 14 यूनिट मास का अंतर होता है। 14 एटॉमिक यूनिट मास का डिफरेंस होता है। 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? तो समजातीय श्रेणी में 3 बातें याद रखो, ये भी छोड़ देना। समझाते श्रेणी में 3 के बाहर आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, इन 3 चीजों के अलावा कोई नहीं है ही नहीं, कुछ और। 3 चीज याद रखो ना बस समझाते श्रेणी का। पहला फॉर्मूला, क्या बताया फॉर्मूला मैंने आपको? ये वाला CnH, ये रहा CnH2n+2, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। दूसरा, इसमें CH2 का गैप होता है। और तीसरा, 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर होता है। 3 बातें याद करना, इससे बाहर कभी नहीं आया। भाई साहब 3 बता रहा हूं ना, नेट पे ढूंढते ढूंढते आप पागल हो जाओगे। 3 प्रॉपर्टी कोई नहीं बताएगा, आप नेट पे ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे। कोई नहीं बताता, एक चीज बताता है बस, मैक्सिमम हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। समझातीय श्रेणी, अब समझातीय श्रेणी का फॉर्मूला, अरे सॉरी यहां तो लिखा हुआ था, मैं तो फालतू में परेशान हो रहा था कि मैंने फॉर्मूला लिखा। देखो लिखा हुआ है समझातीय श्रेणी का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2। लो बेटा, लिखा हुआ मिल गया, फॉर्मूला भी लिखा हुआ। मैं मुझे लगा मैं शायद छोड़ दिया, मैं लिखना भूल गया। तो समझातीय श्रेणी का फॉर्मूला आ गया ना CnH2n+2। अब देखिए एल्केन, अब देखो 2019 का पेपर मैंने यूट्यूब पे डाला, उठा के देख लेना आज जरूर। एल्केन का फॉर्मूला पूछा हुआ है 2019 का पेपर, 2019 का पेपर, यूट्यूब पे अभी जाके सर्च मार लो। मैंने ऐप पे डाल रखा है ना आपके लिए, ऐप पे तो एक सारे पेपर एक साथ डाले हुए हैं। आप एल्केन का फॉर्मूला देख लो, क्या है? CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला बेटा CnH2n। एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। आपको 3 बताया था ना, याद करो। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, याद होगा शायद। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाला था उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए ये 3 फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं, ठीक है? ये सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा किसी कार्बन यौगिक के नामकरण करने की विधि। तो विधि तो आपसे पूछेगा नहीं, आप खुद दिमाग लगाओ। क्या कंपटीशन एग्जाम में कभी विधि पूछ सकता है? तो बट छोड़ दो इसको आगे, ये आपके सिलेबस की पार्ट नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना। हाँ जी, ये याद कर लेना। अगर वो हेलोजन का है तो उसमें क्लोरो ब्रोमो आदि ऐड होगा। अगर अल्कोहल का है तो नाम में OL ऐड होता है। अगर एल्डिहाइड है तो नाम में AL ऐड होता है। अगर कीटोन है तो नाम में ONE ऐड होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम में ओइक एसिड ऐड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो नाम में ENE ऐड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम में YNE ऐड होता है। दोबारा सुन लो, हेलोजन याद है ना, 5 बताए थे। देखो हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, आपको अभी 5 बताए थे। पर क्या था उसमें 5 बताए थे ना, याद करो, ये 5 बताए थे और 5 की पहचान बताई थी। अब ऊपर देख लो, अभी बताया था मैंने, मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं। तो हेलोजन वाला अगर है ना तो उसमें क्लोरो ब्रोमो आता है ऐड नाम में। अल्कोहल में OL ऐड होता है। एल्डिहाइड में AL ऐड होता है। कीटोन में ONE ऐड होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड ऐड होता है। नाम में ऐड होता है। अभी नाम जब रखते हैं ना किसी का, इसमें ये वर्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ये नाम में ऐड होने के तरीके। हालांकि कभी पूछा नहीं तो आपको इस तरह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, अगला क्या है? श्रृंखलन। नहीं बताऊंगा आपको क्यों नहीं बताओगे सर जी? श्रृंखलन याद करो, अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। वीडियो के स्टार्टिंग में कैटिनेशन आया था और ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन कार्बन के साथ आबंध बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ आबंध बनाता है, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं।
ये पहले भी बता चुका हूं, आप चाहो तो इसके आगे लिख लेना। कार्बन कार्बन के साथ आबंध बनाता है, बस इसे श्रृंखलन कहते हैं। और चतुसंयोजकता मैं कहूंगा ये भी नहीं बताऊंगा, क्यों? याद करो, ये भी बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की जो संयोजकता होती है ना वो 4 होती है, इसलिए इसको चतुसंयोजकता कहते हैं, इसको इसके टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप पहले ही पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्या है, देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट भी आप पढ़ चुके हो, एक बार याद दिला देता हूं मैं। कहां गया भाई? हाँ, मिल गया भाई। चलिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखो अब आपको होगे बताया था नहीं बताया था, आप याद करो थोड़ा सा। कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये याद कर लेना कि साथ में प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये याद करना। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जलवाष्प बनता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। बेटा जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ना, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ध्यान सुनो मेरी बात, संतृप्त दो बताया था ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। बट जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, यहां बेटा आ ऐड कर लेना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो बच्चों वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। देखो कितना छोटा सा फर्क है, लेकिन ये छोटा फर्क पेपर में बहुत खतरनाक होता है। जो बच्चा समझदार है वो चीज को समझता है, और जो समझदार नहीं है उसको कुछ कह नहीं सकते आप। क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया तो क्या बना जी? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां आ ऐड कर लेना बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा। ठीक है, अल्कोहल को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। अल्कोहल समझते हो ना? अगर अल्कोहल को हम जलाया तो क्या उत्पन्न, ये पेपर में आ चुका है भाई साहब, ये भी आ चुका है। अल्कोहल को जलाने पर क्या क्या उत्पन्न होता है, तो उसका जो पेपर में आया था मुझे याद है, उसका आंसर था ऑल द अबव, क्योंकि ऑप्शन में सारे अवेलेबल थे। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा, प्रकाश। एक था कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन, एक था जलवाष्प, और तीसरा ऑप्शन था जल, ऊष्मा था, प्रकाश, और चौथा ऑप्शन था और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अल्कोहल को जलाने पे क्या क्या उत्पन्न होगा। तो कोई भी पॉइंट आप हल्के में मत लेना कि भाई ये तो ऐसी पॉइंट है, भैया ये सब एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो नीली ज्वाला निकलती है, ब्लू फ्लेम बनता है। नीली ज्वाला, आपके घर में एलपीजी गैस आता है, आप जला के देखो, नीली ज्वाला निकलेगी। आप देखना आज जला के, आप एलपीजी गैस सिलेंडर जलाते हो ना घर में, रसोई में जाके देख लेना, मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दो भाई। अगर आप उसको जलाओगे तो नीली ज्वाला निकलेगी। लेकिन अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, जैसे उपला वगैरह, लकड़ी वगैरह, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो काला धुआं निकलेगा, पीली ज्वाला निकलेगी। गांव घर में देखते हो ना, अगर आप चूल्हे पे खाना बन रहे हो तो बर्तन बहुत काले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से खाना बना रहे हैं, तो उससे काली धुआं जो काला निकलता है, जिससे पीली ज्वाला बनती है, और पीली ज्वाला बर्तन को काला कर देता है। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला निकालती है। तो याद क्या रखना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ और नीली ज्वाला निकालती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकालती है। ये याद रखना, ठीक है। घरों में उपयोग होने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं। देखा होगा आपने, गैस वगैरह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो चूल्हा होता है ना, चूल्हे पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्यों? ऑक्सीजन के कारण, ताकि उसे ऑक्सीजन सही मात्रा में मिले। ठीक है, तो छोटा सा याद रखना, ऑक्सीजन सही मात्रा में मिले, इसलिए उसमें छिद्र पाए जाते हैं। वायु की आपूर्ति सीमित होने पर बर्तनों के तले काले हो जाते हैं। अगर ये छिद्र बंद हुए, अगर किसी कारण से ये छिद्र बंद हो जाए तो बर्तन क्या हो जाएंगे? काले पड़ जाएंगे आपके। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्य कारण है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर बेटा कोयला और पेट्रोल को जलाते हैं ना, कोयला या पेट्रोल को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होती है, सबको पता है। क्यों होती है पता आपको? क्योंकि उसमें 2 खतरनाक गैस बनती है। कौन कौन सी? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोयला और पेट्रोल को जलाने पर, लिख लो कोयला पेट्रोल लिख लो, और डैश डालकर लिख लो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 2 गैस बनती है जो वायु प्रदूषण के लिए मेन कारक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एथेनॉल। चलिए एथेनॉल के बारे में अभी बातें पढ़ेंगे, क्योंकि एथेनॉल पहले भी आएगा, अभी बहुत बड़ा पॉइंट है एथेनॉल के बारे में। बस ये वाला पॉइंट याद कर लो। ये देखो क्या है एथेनॉल, ये है एथेनॉल का फॉर्मूला, CH3CH2OH एथेनॉल है। अगर बच्चों एथेनॉल में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाए तो वो एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लो,
अगर क्या बोला मैंने, अगर एथेनॉल के अंदर अगर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो कन्वर्ट कर देगा किसको, वो कन्वर्ट कर देगा एथेनोइक अम्ल को। तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए हमें KMnO4 की आवश्यकता पड़ती है। तो बस ये चीज पूछता है, ये रिएक्शन आपको दे देगा और ये एरो के ऊपर पूछेगा यहां पे क्या आएगा, तो KMnO4, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 66 पे आता है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता, जी हां, ऑक्सीजन देने की क्षमता, ये याद रखो, ऑक्सीजन देने की क्षमता, यानी जो ऑक्सीजन दूसरों को दे सकता है ना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीजन देने की क्षमता और इक्वल टू में लिख लो, ऑक्सीजन देने की क्षमता और इक्वल टू में लिख लो ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन होता है, जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ ऑक्सीकारक के नाम याद कर लो, जैसे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट, अभी आपने पढ़ा था पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये जो है ये ऑक्सीकारक है, ये अपना ऑक्सीजन किसी और दूसरे को दे सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्ल के ऑक्सीकारक है और एल्कोहल है, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वही बात है, फिर से उसी के बारे में एक्सप्लेन है। तो नेक्स्ट पॉइंट 68 भी वही है, सेम चीज है कि आपको दो नाम याद रखने हैं ऑक्सीकारक के। कौन कौन सा ऑक्सीकारक बताया, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पॉइंट में भी यही कह रहा है कि ऑक्सीजन देते हैं, तो बात तो वही है ना, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीजन देने की क्षमता। देखो ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन देने की क्षमता को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक के दो एग्जांपल याद कर लो, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, खत्म हो गया। उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक उन पदार्थों को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अभिक्रिया में ना तो वो ये ना तो ये अभिकारक होते हैं ना उत्पाद होते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये अभिक्रिया को दर को, उसकी रेट को बढ़ा और घटा सकते हैं, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालते हैं, ये रेट पर। तो उत्प्रेरक के बारे में क्या याद करना है सर, उत्प्रेरक वे तत्व होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया होती है, जिनके कारण अभिक्रिया होती है और ये दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं एक एग्जांपल। आपने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैंने आपको 5वें दिन आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसमें मैंने एरो के ऊपर कई बार ऊष्मा लिखा होगा, एरो के ऊपर आपने देखा होगा कई बार मैंने ऊष्मा लिखा होगा, तो वो भी तो उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है ना, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है घटा रहा है। तो उत्प्रेरक वे तत्व होते हैं जो जिनके कारण अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये एग्जांपल लिया है, ये इस एग्जांपल में समझ लो अगर और अच्छे समझना है। इसमें जो Ni, ये निकिल जो है ये उत्प्रेरक है, ये जो निकिल है ये उत्प्रेरक है। तो एरो के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा वो सब उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा और घटा सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, तो बच्चों वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब होता है असंतृप्त, ये असंतृप्त है, ध्यान सुना मेरी बात, ये असंतृप्त है, इसमें हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो वो संतृप्त बन जाएगा, इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई, क्या होता है हाइड्रोजनीकरण। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल होता है वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रभावित करके उसे वनस्पति घी में बताया जाता है। चलिए 3 बातें आपको याद करनी है इसमें, क्या क्या बताता हूं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, पहली चीज, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो संतृप्त बनेगा, पहला। पॉइंट नंबर 2, ये इसका एग्जांपल। और पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल कहां होता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है जब वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं तो वो वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेल में हमने हाइड्रोजन मिला दिया। देखो आप चाहो तो ये याद कर लो, आप उसे छोड़ दो, लाइन मत याद करो, आप एक काम करो लाइन मत याद करो, बस ये याद करो। देखो आपके लिए लिखा मैंने, वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल में हमने क्या मिला दिया, हाइड्रोजन, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति घी। तो ये जो होगा वो डबल बॉन्ड है और ये जो जाएगा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो असंतृप्त में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो संतृप्त हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर इतना भी याद रखोगे ना तो पूरी डेफिनेशन याद रहेगी, हाइड्रोजन के बाद सब याद रहेगा। इतने पागल तो हो नहीं, इतने बड़े हो चुके हो, ये एग्जाम्पल याद रखोगे तो सब अपने आप याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन वगैरह क्या होती है।
जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। याद रखना बेटा, एनिमल फैट जो होते हैं, एनिमल फैट, जंतु वसा, वो हानिकारक होते हैं। बस इतना याद रखना, जंतु वसा क्या होता है, हानिकारक होते हैं, जबकि वनस्पति तेल जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। दोबारा बोल रहा हूं, जंतु वसा हानिकारक होता है। तो क्या रखोगे, जंतु वसा लिख लो और डैश डाल के लिख लो हानिकारक, और इधर क्या लिख लोगे, वनस्पति तेल, और डैश डाल के लिखो स्वास्थ्यवर्धक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बार बार क्यों पढ़ रहे हो, याद करो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या बताई थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई थी जब आयन का आदान प्रदान होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक बताया था कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व तो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 72 क्रॉस कर देना, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले भी याद कर चुके हो। चलिए अब आ गया अल्कोहल के बारे में, मैंने कहा था ना आएगा, आ गया। एथेनॉल, बताओ एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है, अल्कोहल। एथेनॉल का सामान्य नाम अल्कोहल। भाई साहब ये भी एग्जाम में आ चुका है, भाइयों ये भी एग्जाम में आ चुका है आपके कि एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन में अल्कोहल पे टिक करना है। क्लियर हो गया। अब एथेनॉल से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि एथेनॉल से बियर, शराब, विस्की, खांसी की दवाई, पाचक सिरप, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब इन सब से बनता है। ठीक है। एथेनॉल, अल्कोहल का उत्पादन किण्वन विधि द्वारा होता है। बताओ अल्कोहल का उत्पादन किससे होता है, अल्कोहल का उत्पादन फर्मेंटेशन से होता है, किण्वन विधि से होता है। आपसे पूछेगा अल्कोहल का उत्पादन कौन सी विधि से होता है, तो आंसर किण्वन विधि पे फर्मेंटेशन टिक कर देना, फर्मेंटेशन आंसर आएगा। अल्कोहल के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो अल्कोहल के गुणधर्म, ये इसका जो गंध, प्रतिकर गंध होता है, रंगहीन द्रव है ये, इसका जो क्वथनांक है वो 351 केल्विन है, जल में घुल जाता है, जल के साथ मिले हो जाता है, जल से हल्का होता है ये। एथेनॉल एक उदासीन पदार्थ है जिसका लिटरस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इन सब में कुछ भी याद मत करना, एक चीज याद करना, ये क्या कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो बच्चों अल्कोहल का क्वथनांक होता है 351 केल्विन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है और यही चीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा चीज ये पूछा जाता है कि अल्कोहल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल मतलब वो लाल कर देता है, क्षारक कर देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर देखोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर मेरे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो मैं दो चीज पर फोकस करूंगा कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है और इसका लिटरस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए 77 पे आते हैं कि जब एथेनॉल में सोडियम मिला देते हैं, एथेनॉल में, ये एथेनॉल है, देखो एथेनॉल का फॉर्मूला है ये, इसमें क्या मिला दिया, सोडियम मिला दिया आपने। तो जब एथेनॉल में सोडियम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनता है बेटा, सोडियम एथॉक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अल्कोहल वगैरह में सोडा मिला देते हैं, सोडा वाटर आता है ना, तो बबल्स से बनने लगते हैं। तो देखो ना अल्कोहल सोडा में सोडियम की मात्रा होती है, तो सोडा मिला दिया तो देखो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस के कारण उसमें बबल्स उठने लगते हैं, झाग सा बन जाता है। तो एथेनॉल में अगर सोडियम मिला दे तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है, यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि यहां पर क्या बनेगा, तो सोडियम एथॉक्साइड पे टिक करना। नेक्स्ट है, अगर हमने एथेनॉल को, ध्यान से सुनना, अगर एथेनॉल को 448 केल्विन पर हीट करा, अगर एथेनॉल को 448 केल्विन पर हमने हीट कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इसे बोलते हैं एथेनॉल का निर्जलीकरण। यानी एथेनॉल में से पानी अलग हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, अब वो पीने लायक नहीं बचेगा। एथेनॉल, ये क्या है, एथेनॉल। अगर एथेनॉल को, दोबारा सुन लो, अगर एथेनॉल को H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो वो एथीन बन जाता है, वो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, एथीन बन जाता है और पानी अलग हो जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, एथेनॉल का निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, एथेनॉल का निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्या है कि एथेनॉल का यूज कहां होता है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि एथेनॉल का यूज कभी आया नहीं एग्जाम के अंदर, कहीं पूछा नहीं गया। ये देखो इसका इस्तेमाल बियर, वाइन, विस्की, कॉमन सी बात है। इसका इस्तेमाल स्प्रिट लैम्प वगैरह में किया जाता है, ईंधन के रूप में, पेंट में, साबुन अपमार्जक बनाने में। ये सब कॉमन सी चीज है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप छोड़ सकते हो। सैनिटाइजर वगैरह बनाने में आपको पता होगा, सैनिटाइजर वगैरह यूज होते हैं, उसमें भी अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सैनिटाइजर एक याद रखना, सैनिटाइजर आजकल कॉम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो सैनिटाइजर में अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम करते हैं
विषैले पदार्थ जैसे कि मेथनॉल, कॉपर, सल्फेट, पेरिडीन इत्यादि अल्कोहल में मिलाकर उसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। विषैले पदार्थ जैसे कि मेथनॉल हो गया, कॉपर हो गया, सल्फेट हो गया, पेरिडीन हो गया, इन सब में अगर अल्कोहल मिला देंगे तो पीने से के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है, उसे पी नहीं सकते। बच्चों आते हैं पॉइंट नंबर 80 पे, 81 पे। 81 क्या कहता है कि ऐसा एथेनॉल जिसमें 5% पानी हो, ऐसा एथेनॉल जिसमें 5% पानी हो, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, या हिंदी में परिशोधित स्पिरिट। क्या होता है परिशोधित स्पिरिट? ऐसा एथेनॉल जिसमें 5% पानी हो उसे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एथेनॉल जिसमें एक भी अंश पानी का नहीं हो, यानी जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, ऐसा एथेनॉल जिसमें पानी नहीं हो उसे बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या दोनों में फर्क समझ में आ गया? ऐसा एथेनॉल जिसमें 5% पानी हो उसे बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ऐसा एथेनॉल जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, एथेनॉल में ना बेटा कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में ना मेथनॉल होता है। एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है? मेथनॉल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेथिलिक स्पिरिट। मेथिलिक स्पिरिट बोलते हैं उसको, मेथिलाइड स्पिरिट के नाम से उसको जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कि 80% आप रेक्टिफाइड स्पिरिट ले लो, यार रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल वाला, ये रहा एथेनॉल। 80% आप ले लो रेक्टिफाइड स्पिरिट और 20% आप पेट्रोल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो। 85% रेक्टिफाइड स्पिरिट, 80% रेक्टिफाइड स्पिरिट और 20% पेट्रोल। 80 और 20 दोनों को मिला दो, इससे जो बनेगा उसे बोलते हैं पावर अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? पावर अल्कोहल। और आपको पता है पावर अल्कोहल कहां इस्तेमाल होता है? पावर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वायुयान में ईंधन के रूप में। वायुयान में ईंधन के रूप में इसका पावर अल्कोहल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपका एथेनॉल टॉपिक यहां पे पूरी तरह से फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल के 3 नाम है, और मोस्टली मैं देखता हूं कि हर स्टेट के, आप किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एथेनोइक अम्ल के नाम पूछते हैं, अलग अलग तरीकों से नाम पूछा जाता है। तो बेटा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के 3 नाम है। पहला एथेनोइक अम्ल हो गया, दूसरा एसिटिक अम्ल हो गया, और तीसरा एक और नाम है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल, इस एसिटिक से पहले ग्लेशियल है ना, ग्लेशियल पहाड़ी जो होते हैं। तो एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, 3 नाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको क्या रखना है कि एथेनोइक अम्ल का जो 5 से 8% होता है, एथेनोइक अम्ल का जो 5 से 8% होता है बेटा, एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% को हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। विनेगर कब होता है? जब एथेनोइक अम्ल का 5 से 8% हो। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहां होता है? बच्चों को पता है, सॉरी, विनेगर का इस्तेमाल होता है बेटा एक तो अचार बनाने में, लिखा हुआ है इसमें, अचार बनाने में, सॉसेस बनाने में, चाउमीन वगैरह में, और बहुत सारे फूड आइटम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि एथेनोइक अम्ल के कौन कौन से भौतिक गुण है। तो पहला, ये रंगहीन होता है, ये संक्षारक होता है। वैसे भी देखो एथेनोइक एक अम्ल है, और अम्ल जितने भी होते हैं संक्षारक होते हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। अलग क्या है? अलग ये है क्या कि एथेनोइक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 391 केल्विन। एथेनोइक अम्ल का बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस, बाकी इनमें से कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो। अब आता है मेन टॉपिक जो एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में अगर बात करें, एग्जाम पर्पस से केवल ये वाला पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता है। क्या? ठंडा करने पर 289.5 केल्विन पर ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा था, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ये बार बार ये शब्द मैं आपको बार बार बोला था कि एसिटिक अम्ल के 3 नाम हैं। एसिटिक अम्ल के बेटा 3 नाम है। एक बार दोबारा सुन लो, एक बार वापस आते हैं इसी टॉपिक पे। क्या था? एक नाम है एथेनोइक अम्ल, एक नाम है एसिटिक अम्ल, और एक नाम है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये बहुत कम टेंपरेचर पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठंड के मौसम में बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जल में पूरी तरह से घुल भी जाता है। ठीक है, जल में पूरी तरह से मिल जाता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए इस पॉइंट को आप छोड़ दो, इसकी जगह 88 छोड़ दो, 89 छोड़ दो। इन दोनों पॉइंट का आंसर आपको यहां दे देता हूं। ठीक है जी, तो इतना बड़ा क्यों याद करोगे आप? छोटा सा इतना याद कर लो। क्या? इस रिएक्शन में सारा रिएक्शन आ जाएगा, और आगे के 3-4 पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। केवल ये रिएक्शन याद रखो, आपका 88 भी कवर हो जाएगा, 89 भी कवर हो जाएगा, और आगे आगे 91 और 92 भी कवर हो जाएंगे। क्या है जी? याद रखो बच्चों, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, ध्यान से सुनो मेरी बात, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल ये दोनों मिलकर बनता है एस्टर, इसे बोलते हैं एस्टर।
एस्टर बोलते हैं इसको। इस पूरी अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर बनाना भाई। तो सबसे ज्यादा का क्वेश्चन यह आता है कि एस्टर का निर्माण किससे होता है? एस्टर का निर्माण होता है एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को दोनों को मिलाने पर एस्टरीकरण अभिक्रिया बनती है, जिसमें एस्टर बनता है और वाटर तो अलग हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक चीज और, अगर बच्चों इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, एस्टर को एलएचएस में लिख लो, इस पूरे को एलएचएस में लिख लो, एसिड की जगह बेस लिख दो, ये H2SO4 एसिड है, इसकी जगह कोई बेस लिख दो, तो आपका ये उल्टा वापस यही आ जाएगा, ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को मिलाते हैं तो एस्टर बनता है, और एस्टर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वापस क्या बनता है? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। इसको हम बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, दोबारा बताता हूं, जब एस्टर बनता है तो एस्टीकरण अभिक्रिया, और जब एस्टर ब्रेक डाउन होकर दोबारा ये बन जाता है तो उसे बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। दोनों में फर्क समझ आ गया? एस्टीकरण अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया कहां है? साबुनीकरण अभिक्रिया आगे है, देखो ये रहा साबुनीकरण अभिक्रिया, यहां कहीं होगा, ये रहा साबुनीकरण, देखो मिल गया 91 92। देखो 4 पॉइंट एक साथ आपके कवर कर देता हूं, यहीं पर मत पढ़ना एक भी चीज, ना आप 88 पढ़ना, ना 89 पढ़ना, ना 91 पढ़ना, और ना ही आप 92 पढ़ोगे। चारों का आंसर आपको केवल यहां मिल जाएगा। क्या? कि एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों मिलकर एस्टर बनता है, और एस्टर ब्रेक डाउन होकर एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल बनता है। तो जब एस्टर बनेगा तो एस्टीकरण, और जब एस्टर ब्रेक डाउन होगा तो वो साबुनीकरण। क्लियर हो गया? अब आते हैं एस्टर का इस्तेमाल कहां कहां होता है। इसका इस्तेमाल होता है बेटा इत्र बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है आइसक्रीम बनाने, मिठाइयों में, भोजन में तो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एस्टर का इस्तेमाल, खुशबू लाने के लिए, है ना, बहुत खुशबू लाने के लिए उसमें एस्टर मिलाते हैं ताकि और अच्छी खुशबू आए और लोग खींचे चले आए। एस्टर का उपयोग विलायक के रूप में होता है, तो विलायक याद रखना कहां बोला मैं? इत्र में बताया। खाने के पदार्थ याद रखो, आइसक्रीम मिठाई की जगह खाने का पदार्थ याद रखो, और विलायक रखो, इन तीनों जगह पर हम एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 91 92 हमारा पहले कवर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्या है जी? 93 और 94। जी हाँ, 93 और 94 भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कहो सर जी क्यों? बच्चों ये क्या है? अम्ल है, और क्या पूछ रहा है? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। भाई याद कर, थोड़ा पिछला चैप्टर याद कर, हमने पढ़ा नहीं था क्या कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके पढ़ा था भाई, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? याद करो, याद आया? तो ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब अगर दोबारा पढ़ोगे ये 93 और 94 तो आप उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 93 और 94 स्किप कर देना, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये हम ऑलरेडी उस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। चलिए जी, एथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल कहां कहां होता है? तो एक तो सिरका में, आप पहले पढ़ चुके हो, एक सेलुलोज बनाने में इस्तेमाल होता है, एक इसका विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है, विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लास्ट इसका एस्टर बनाने में इस्तेमाल होता है, और एस्टर आपको पता है कहां कहां यूज होता है। तो एथेनोइक अम्ल के मेन चार शब्द याद कर लो। क्या? सिरका, सेलुलोज, विलायक और एस्टर। देखो इतने बड़े आंसर को केवल 4 शब्द में खत्म कर दिया, सिरके में, सेलुलोज में, विलायक में और एस्टर में। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं 96 पॉइंट पर। साबुन। साबुन क्या होता है? साबुन जो हम यूज करते हैं बच्चों, बेसिकली वो 2 चीजों का बना होता है। क्या क्या सर जी? एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा होता है सोडियम लवण। बताओ साबुन किस किस चीज से बनता है? एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनता है सोडियम। इन दोनों को मिलाने से साबुन का निर्माण होता है। और बच्चों ये साबुन के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिसमें सोडियम एसीटेट, सोडियम ऑलिटेट और सोडियम पॉमिटेट के कुछ साबुन के ये फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले आप इनमें से क्या करना, एक चीज देखो कि लगभग फॉर्मूले सबके सेम है, CONA 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 कॉमन है, केवल ये देखो इन C में और H में गैप होता है। तो साबुन के फॉर्मूले में एक चीज याद रखना कि ये चीज आ गया, अगर ये चीज फॉर्मूले में साथ है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर ये चीज है, चाहे कुछ भी फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला किसका होगा? शाबाश, साबुन का होगा। याद रखोगे, ये साबुन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साबुन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो एक चीज तो याद रखो, साबुन 2 चीजों से मिलकर बनता है, भी बताया था मैंने, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा सोडियम लवण। इन दोनों को मिलाकर साबुन बनता है और ये साबुन के फॉर्मूले हो गए। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों के वसा तथा तेल में उपस्थित एस्टरों को ग्लिसराइड कहते हैं। जी हाँ, जो एनिमल्स होते हैं और जो वनस्पति होते हैं, उनमें जो वसा तथा तेल में उपस्थित एस्टर होता है, हम उसके फैट में
एनिमल के फैट में या फिर वनस्पति के ऑयल में ऑलरेडी नेचुरली एस्टर मौजूद होता है। उस एस्टर का नाम क्या है बेटा? उसका नाम है ग्लिसराइड। क्या नाम है उसका? ग्लिसराइड नाम है। अगला क्या है? साबुनीकरण अभिक्रिया। तो हम पहले ही पढ़ चुके साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब एस्टर को ब्रेक डाउन करता है, जब एस्टर को ब्रेक डाउन करते हैं तो एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड बनता है। उस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? साबुन अणु के दो भाग होते हैं। अभी बताया था, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि साबुन के दो भाग होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से भी सिखाना चाह रहा हूं, तो आज डायग्राम से भी सीख लो, है ना, बुरा ना मान जाओ। देखो, साबुन का एक भाग तो होता है ये वाला, क्या? हाइड्रोफोबिक ग्रुप, जो होता है वाटर हीटिंग टेल्स, इसे बनते हैं, ये बनता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि साबुन दो चीजों से बनता है। एक होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, बोला था ना हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये रहा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और दूसरा होता है सोडियम लवण। तो ये रहा सोडियम लवण, इसे बोलते हैं सोडियम लवण। तो याद रखो बेटा, साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? साबुन के अणु में दो भाग होता है। ये इतना तक याद, पहले इतना तक याद कर लोगे, दो भाग होते हैं। अब आप पूछोगे सर जी बताओ, नाम बताओ उनके, तो नाम बता देता हूं बेटा। एक इसका, ये जो ये आपको दिख रहा है टेल जैसा, पूंछ जैसा, ये होता है बेटा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयनिक एंड। आयनिक एंड क्या बोलोगे? आयनिक एंड। इसे बोलेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और इसे बोलेंगे बेटा आयनिक एंड। ठीक है, एक लास्ट बता दो, अगर इतनी बात मानिए तो एक बात और मान लो। एक चीज एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कहां जाता है? पानी में जाता है, गंदगी में जाता है? ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा, ये मिलता है गंदगी में, ये मिलता है डर्ट में, और ये वाला हिस्सा जो होता है ये मिलता है पानी में। याद रखोगे, ये जो हिस्सा है, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये मिलता है गंदगी में, ऑयल में, फैट में, गंदगी में, डर्ट में, ये मिलेगा। और जो पानी में होगा उसमें आयनिक पार्ट मिलेगा। ये होता है वाटर, ये देखो वाटर लविंग हेड, क्या लिखा हुआ है? वाटर लविंग हेड। ये पानी को प्यार करता है, इसलिए पानी की तरफ जाता है। और ये वाला हिस्सा वाटर हीटिंग टेल, ये पानी से दूर भागता है, गंदगी की तरफ जाता है। ये एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो जी, अब ये बात तो पता लगे साबुन के दो भाग आते हैं। साबुन तथा मार्जक के सफाई कार्य। अब सफाई कार्य तो आपसे पूछ नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि आपका एग्जाम जो आपको पता है एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू में थोड़ी पूछेगा कि आप साबुन कैसे कार्य करता है या मार्जक कैसे कार्य करता है। हाँ, एक चीज बस याद कर लो मेरी बात, साबुन में क्या पहचान बताई थी? ये देखो, मैंने आपको पहचान बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो के थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना साबुन की पहचान क्या बताई थी? COONA+ होगा। सर जी आपने अपमार्जक की पहचान नहीं बताई। तो बेटा याद रखियो, अपमार्जक में मोस्टली ये वाला फॉर्मूला पाया जाता है, अधिकतर ये वाला फॉर्मूला अपमार्जक की पहचान है और ये वाला फॉर्मूला साबुन की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, साबुन या अपमार्जक के अणु का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भाग जल को वही आ गया, पानी की तरफ जाता है। कौन सा हिस्सा जाता है पानी की तरफ? आप ये वाला हिस्सा पानी की तरफ जाता है, अभी बताया चलते पहले, ये वाला हिस्सा पानी की तरफ जाता है और ये वाला हिस्सा गंदगी की तरफ जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है 101, ये भी आप स्किप कर देना, इसको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है 101 ना, ये पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। ये जो है इस वाले हिस्से का नाम है बेटा हाइड्रोकार्बन चेन। क्लियर हो गया? और ये गंदगी की तरफ जाता है, ये पानी की तरफ बिल्कुल दूर भागता है पानी से। ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं आयनिक एंड, आयनिक भाग बोलते हैं। और ये पानी की तरफ जाता है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। यही बात आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। इससे मिसल की संरचना होती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो मिसल की संरचना है बेटा। ठीक है, मिसल का डायग्राम है, तो एक बार डायग्राम भी आ जाता है तो आपको याद रखना है मिसल का डायग्राम होता है, इसे मिसल डायग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? साबुन और मार्जक में थोड़ा सा अंतर समझ लो। साबुन जो होता है बेटा वो कठोर जल के साथ काम नहीं करता, केवल जो होता है सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है। जबकि अपमार्जक दोनों के साथ काम कर सकता है, कठोर जल के साथ और मृदु जल के साथ, दोनों के साथ काम कर सकता है। मेन फर्क तो यही है कि साबुन हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, अपमार्जक हार्ड वाटर के साथ काम करता है। मेन अगर डिफरेंस मेरे से पूछा जाए तो यही है। बाकी आप ये मर्जी, आप इसे पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना। इसमें ये जो साबुन जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरण होता है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करता ये। जबकि अपमार्जक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यहां बेटा नॉन आएगा, इंग्लिश में आएगा नॉन, हिंदी में आएगा अजैव निम्नीकरण है बेटा। सॉरी बेटा, यहां लगा देना, अजैव निम्नीकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं जैव निम्नीकरण, इसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। ठीक है, दो मेन डिफरेंस है। साबुन केवल
सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है, अपमार्जक सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों वाटर के साथ काम करता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। लास्ट इसमें आपको याद रखना है, साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके उच्च वसा अम्लों के आगुलनशील कैल्शियम लवण तथा मैग्नीशियम लवण बना देती है। इन लवणों की आगुलनशीलता के कारण आसानी से झाग नहीं बनता। इस पूरे पॉइंट का एक मतलब है क्या, कि साबुन भैया, जो साबुन भाई साहब है ना, वो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता। देखो मैं लैपटॉप में भी काम करना बंद कर दिया, चार्ज भी खत्म हो गया। साबुन हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, मैंने आपको अभी बताया था, केवल साबुन सॉफ्ट वाटर के साथ काम करता है। तो बेटा ये सारे पॉइंट थे। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे पॉइंट अगर कोई बच्चा कर ले और वो किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक क्वालिफाइड ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, अपने दोस्तों को बताओ इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करें और आपकी रैंक जरूर आए। सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। नमस्ते बेटा।